The X by R.K. Narayan. Summary in Hindi. द एक्स कहानी कुल्हाड़ी। यह लिखा गया है आर के नारायण जी के द्वारा। आर के नारायण जी का जन्म 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास में हुआ था। इनका पूरा नाम है रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। इनकी मृत्यु हुई है 13 मई सन 2001 चेन्नई में। नारायण को अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखकों में 3 सबसे महान उपन्यासकारों में से गिने जाते हैं। एक दिन कोप्पल नामक गांव से गुजरते हुए एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि वेलन एक 3 मंजिल के मकान में रहेगा जिसके चारों ओर एक बड़ा बगीचा होगा। ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर वेलन के पास खड़े हुए गांव वाले हंसने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि वेलन कोप्पल गांव का सबसे गरीब आदमी है। उसके पिता की संपूर्ण जमीन दूसरे के पास गहन रखी हुई थी एवं वे सभी लोग दूसरे लोगों के यहाँ काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। अगर इन गांव के लोगों ने वेलन को 30 या 40 साल बाद देखा होता तो उन्होंने ज्योतिषी को उसकी भविष्यवाणी पर धन्यवाद दिया होता, क्योंकि वेलन कुमार बाग की उस विशाल हवेली में रहने वाला अकेला व्यक्ति था जिसे उसके मालिक ने मालगुडी शहर से बाहर बनवाया था। वेलन अब 18 वर्ष का हुआ तो उसने अपना घर छोड़ दिया था, क्योंकि उसके पिता ने उसको दूसरों के सामने खाना देर से लाने के लिए थप्पड़ मार दिया था। उसने यह कदम गुस्से में उठाया था। वह भूखा प्यासा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहा एवं अंत में मालगुडी पहुंचा, जहां पर एक बूढ़े आदमी ने उसे एक विशाल बगीचे में अपने सहायक के रूप में रख लिया। उसके पास एक बड़ा बगीचा था जिसमें अनचाहे पौधे उगे हुए थे। वेलन ने धीरे धीरे सभी पौधे तोड़ दिए एवं बगीचे को साफ कर दिया। भूमि के तीनों ओर चौड़ा बगीचा था एवं एक ओर एक मकान बनना था। पेड़ों के बढ़ने के साथ साथ मकान की दीवारें भी उठने लगीं। वेलन ने बगीचे में चमेली, गुलदाउदी, गुलाब आदि विभिन्न रंगों के फूल उगाए। बूढ़े आदमी के बीमार होने के बाद वेलन मुख्य माली बन गया। वेलन अब बगीचे की देखभाल के साथ साथ मकान के बनने का काम देखता था। वह बगीचे की पूरी मन से सेवा करता था। वेलन को अपनी परिस्थिति एवं बड़ा बगीचा विकसित करने का गर्व था। गुंबद, बालकनी, नक्काशीदार दरवाजे एवं खिड़कियां, गोल स्तंभ, लंबा बरामदा, मार्बल फर्श एवं बड़े बड़े हॉल मकान की शोभा को एक अद्भुत रूप दिए हुए थे। इस मकान को देखकर वेलन ने अपने आप से पूछा कि क्या कोई आदमी इस प्रकार के घर में रह सकता है। उसने सोचा कि इस प्रकार की हवेलियां सिर्फ स्वर्गलोक में ही मिलती हैं। इस हवेली का रसोईघर एवं डाइनिंग हॉल देखकर वेलन बहुत आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि यह इतना बड़ा था कि इसमें पूरा गांव बसाया जा सकता है। इसको सुनकर मकान बनाने वाले के सहायक ने बताया कि उन लोगों ने इससे भी बड़े मकान बनाए हैं, जिसको बनाने में 2 लाख से भी ज़्यादा खर्च होते हैं, जबकि यह मकान 1 लाख रुपए में बनकर तैयार हो गया है। जब वेलन ने बिल्डर की बात सुनी तब उसने इस प्रकार के मकान का नक्शा अपनी झोपड़ी में जाकर अपने मन में बनाया एवं वह यह सोचकर आश्चर्यचकित हो गया। इसके पश्चात वेलन उसके द्वारा बनाए गए मारगोसा के पौधे के पास गया एवं उसने उस पर हाथ घुमाया एवं उससे
उसने बुदबुदाया कि तुम भी इस तरह से बड़े हो जाओ कि इस हवेली की तरह अच्छे लगने लगो। मारगोसा की पूर्ण परिपक्वता के साथ मकान भी चमचमाने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रतिकूल मौसम के प्रभाव के कारण मकान की खिड़कियां एवं दरवाज़ों से पेंट हटने लगा। दीवालों पर धूल के निशान पड़ने लगे। इस प्रकार मकान ने अपनी वास्तविक चमक खो दी। इसके साथ मारगोसा पेड़ की टहनियों पर चिड़ियों ने अपने घोंसले बना लिए एवं इस पेड़ के नीचे मालिक के नाती एवं उनके बच्चे खेलते एवं लड़ते थे। मालिक भी अब बहुत वृद्ध हो गया था एवं उसकी पत्नी भी अब वृद्ध हो गई थी। उसकी पत्नी कुर्सी पर बैठकर अपनी बूढ़ी आंखों से अब बगीचे को देखती रहती थी। वेलन भी वृद्ध हो गया था। अब वह सभी कामों के लिए अपने सहायकों पर निर्भर रहता था। वेलन की माँ बाप, पत्नी, 14 में से 8 बच्चे मर चुके थे। उसने अपने पूर्वजों की गिरवी रखी हुई जमीन भी वापस प्राप्त कर ली थी एवं यह जमीन अब उसके बच्चे एवं नातियों द्वारा देखी जाती थी। वेलन अपने गांव साल में 3 बार पोंगल, नव वर्ष एवं दीपावली पर जाया करता था। वेलन अपने जीवन से संतुष्ट एवं खुश था। उसका मालिक एवं उसका परिवार भी शांतिपूर्वक उस बड़े मकान में रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक सारी खुशियां गायब हो गईं। तब जब उसका मालिक बीमार हो गया, डॉक्टर ने उसके बीमार मालिक का लगातार इलाज किया, लेकिन वह एक दिन मर गया। उसके मालिक के मरने के बाद वेलन के दुख और बढ़ गए, क्योंकि वह अपने मालिक के लड़कों की लड़ाकू आदत को जानता था। मालिक के लड़के आपस में झगड़ने लगे एवं एक दिन उन्होंने वह मकान किराए पर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। जब नया किराएदार आया, उसने वेलन को नौकरी से निकालने की धमकी दी। उन लोगों को बगीचे से बिल्कुल लगाव नहीं था। उन्होंने बगीचे की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। लेकिन वेलन उनका विरोध नहीं कर पाया। वह घर के छोटे छोटे काम करता था। अब वह इस जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान हो गया था एवं वहाँ से चला जाना चाहता था। लेकिन बगीचे से प्यार ने उसे यह कदम उठाने नहीं दिया। इसके बाद उस किराएदार ने वह मकान खाली कर दिया एवं मकान में ताला लगा दिया गया। इसके पश्चात एक मालदार किराएदार आया। उसने घर के दरवाजे एवं खिड़कियां टूटे हुए देखे। वह भी कुछ दिनों में चला गया। इस प्रकार इस मकान में एक के बाद एक किराएदार आते रहे, लेकिन कोई भी किराएदार इस मकान में कुछ महीने से ज़्यादा नहीं रह सका। इसके बाद लोग इस मकान को अभिशप्त मकान कहने लगे। अब धीरे धीरे मालिक के लड़कों ने भी मकान पर आना बंद कर दिया एवं अब मकान वेलन के कब्जे में आ गया। वेलन अब बहुत ही वृद्ध हो चुका था, लेकिन फिर भी बगीचे की देखभाल करता रहता था। इसके बाद मालिक के लड़कों ने बगीचे को 3 साल के लिए पट्टे पर दे दिया। वेलन की झोपड़ी में एक बार पानी आने लगा, लेकिन अब वह बुढ़ा होने के कारण उसे ठीक करने की स्थिति में नहीं था। इसलिए वह मालिक के मकान के बरामदे में रहने लगा। इसके बाद उसने कुछ वर्षों तक मकान को खोलकर उसकी सफाई समय समय पर की, लेकिन बाद में वह अपनी बढ़ती उम्र के कारण मकान की सफाई भी न कर सका। उसके बाद मकान धीरे धीरे भूतों का घर बन गया। समय गुजरता गया एवं एक दिन मकान को भी मालिक के लड़कों ने एक बिल्डर को बेच दिया। उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। वेलन को एक पखवाड़े में मकान खाली करने के निर्देश दिए गए। एक दिन जब वह दोपहर में सो रहा था, उसने कुल्हाड़ी की आवाज़ सुनी। उसे सुनकर वह जाग गया। वह बाहर निकल कर आया। उसने देखा कि पेड़ काटने वाले लोग पेड़ काट रहे हैं। वह चिल्लाया एवं उसने पेड़ काटने वालों से पेड़ न काटने को कहा। उन लोगों से
उसने पूछा, क्या बात है? वह रोने लगा तथा उसने बताया कि उसे पेड़ों से बहुत प्यार है क्योंकि उसने उनको लगाया है एवं बड़ा किया है। लेकिन पेड़ काटने वालों ने कहा कि कंपनी के आदमी हैं एवं उनके आदेश के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते हैं। तब वेलन ने कहा कि वे कुछ समय के लिए रुक जाएं, जब तक वह यहाँ से दूर चला जाता है। वेलन ने अपना सामान उठाया एवं चल दिया। उसकी आंखें नम थीं। उसने पेड़ काटने वालों को कुछ समय रुकने के लिए धन्यवाद किया एवं दूर चला गया। लगभग आधे घंटे के बाद पेड़ काटने वालों ने एक आवाज़ सुनी जो अपील कर रही थी कि अभी भी पेड़ को ना काटा जाए, क्योंकि मैं अभी भी उनकी आवाज़ सुन सकता हूँ। इस आवाज़ ने पुनः उससे प्रार्थना की कि वे तब तक पेड़ काटने का काम ना करें जब तक कि वह बहुत दूर न चला जाए। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।